जय हिंद दोस्तों। संडे की छुट्टी अगर हो गई हो, कपड़े धुल गए, खाना पीना हो गया, तो थोड़ी पढ़ाई की बात कर लेते हैं। आज जो टॉपिक मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा वो है फ्लड इन आसाम। तुम बोलोगे कि सर अचानक से फ्लड का टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो वो अचानक नहीं है। अभी 2 रोज से थोड़े हालात सुधरे हैं, अदरवाइज पिछले वीक तक आसाम के कई डिस्ट्रिक्ट में फ्लड की वजह से खराब कंडीशन थे। अभी भी है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी फ्लड बना हुआ है। और अभी तो मानसून पूरी तरह से आया नहीं है, इसको प्री मानसून बुला सकते हैं, ज्यादा बेटर होगा। पूरा मानसून तो अभी बचा हुआ है, जुलाई अगस्त सितंबर का महीना। हर साल हम देखते हैं कि फ्लड के वजह से आसाम में करोड़ों रुपए का लॉस होता है। ऑन एन एवरेज बात करें ना, तो हर साल आसाम में 50 लोग की डेथ होती है फ्लड के वजह से। एवरेज 50 लोगों की डेथ फ्लड के वजह से हर साल। और एक बड़ी सिमिलैरिटी दिखती है मुझे मेरी जन्मभूमि बिहार और कर्मभूमि आसाम में, कि दोनों दोनों जगहों को इस नेचुरल प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। नेचुरल प्रॉब्लम में ही काउंट करेंगे, हालांकि ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन तो हर जगह हो जाता है, फ्लड में भी है। बट हाँ, दोनों बिहार आसाम, दोनों स्टेट और बिहार आसाम जैसे ऐसे कई स्टेट इस प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। एक और सिमिलैरिटी बिहार आसाम में, जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि दोनों में, कि दोनों के पास चैलेंजेस हैं, नेचुरल चैलेंजेस हैं फ्लड जैसे। पॉलिटिकल भी चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकली भी काफी कुछ उठापटक चलते रहता है, और भी अलग अलग चैलेंजेस थे। बट लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी कैपेबिलिटी से अपने लिए मुकाम हासिल किया है। इस बात पे गर्व होना चाहिए। ठीक है, हम आते हैं आज के सेशन पे। तो आज के सेशन में ना हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं कि हर साल ये जो फ्लड का इशू जो बना हुआ है, कि बस एक साल की बात नहीं, हर साल फ्लड आता है। क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कॉजेज हैं, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं? नेचुरल फैक्टर, मैनमेड फैक्टर्स, हर टाइप के फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी और नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी। वो भी हमें मालूम होना चाहिए, राइट? फिर उसके बाद उन कॉजेज के वजह से फ्लड तो हम हर साल झेल ही रहे हैं, इफेक्ट क्या होता है, क्या इंपैक्ट करता है वो ह्यूमन लाइफ पे। सिर्फ ह्यूमन लाइफ पे नहीं, क्या इंपैक्ट करता है वो नेचर पे, क्या इंपैक्ट करता है वो एनिमल्स के ऊपर भी। उन इंपैक्ट को देखेंगे। एंड साथ में मिटिगेशन के मेजर्स, मतलब क्या सॉल्यूशन हो सकता है फ्लड से बचने का। फ्लड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ह्यूमन लाइफ को, एनिमल लाइफ को सेव करें, इकोनॉमिक लॉसेस से बचें, ये भी देखेंगे। तो ये 3 चीज पे हमारा आज का सेशन चलेगा, कॉजेस, फैक्टर्स रिलेटेड टू फ्लड, इंपैक्ट, इफेक्ट्स एंड द सॉल्यूशन और मिटिगेशन मेजर्स। ठीक है, अच्छे से देखो इसको। चलो आ जाओ, अब एक इंट्रोडक्शन की बात कर लें। अगर मुझसे बोला जाए कि, और ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में, कि आप एक लाइन में नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लेन करो, कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ? 1 लाइन में अगर तुमको बोले कि तुम नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लेन करो, सिर्फ आसाम को नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, या आसाम को भी, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरे दिमाग में एक लाइन आ रहा है जो मुझे सबसे बढ़िया पसंद लगता है, अच्छा लगता है। फ्रॉम मिस्टी वैलीज टू वाइब्रेंट कल्चर्स, द नॉर्थ ईस्ट इंडिया वेयर डाइवर्सिटी नर्चर्स। लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए, काम आएगा तुम्हें ऐसे वगैरह में, इंटरव्यू में बोलने में। फ्रॉम मिस्टी वैलीज टू वाइब्रेंट कल्चर, the northeast India where diversity nurtures। डाइवर्सिटी हमारे कंट्री की, हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ, वीकनेस नहीं बनने देना है, इसको याद रखना है इस लाइन को। तुम भी अपने तरफ से कुछ जोड़ना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। और अब उस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आसाम के लिए भी ये लाइन पूरा फिट बैठेगा, फिट बैठेगा ना। मिस्टी वैलीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी टी गार्डन से लिखा भी है मैंने, मेरा फेवरेट टी चाय, तुम्हें भी पता है। और साथ में वाइब्रेंट कल्चर, वो वाइब्रेंट कल्चर जो हम बिहू के ड्यूरेशन में दिखाते हैं। अगर हिस्टोरिकली बात की जाए, अगर दुनिया को सौर वीर गाथा बताने की बात की जाए, वेलर शो करने की बात की जाए, तो वीर लचित बोरफुकान का वेलर किसी से कम नहीं है। देखो अगेन फिर से मैं तुमको आसाम बिहार में सिमिलैरिटी दिखाता हूं। वीर लचित बोरफुकान की ब्रेवरी, उनका वेलर मुगल्स के अगेंस्ट में। वहीं बिहार में जन्मे हुए गुरु गोविंद सिंह, सिख के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु, जिन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी, वो भी वेलर के प्रतीक। आगे जाकर कुंवर सिंह, बटुकेश्वर दत्त,
भगत सिंह के साथ में जाने वाले असेंबली में बॉम्ब फेंकने के लिए। अगर कल्चर की बात करें कि दुनिया को कल्चरली एक नया रास्ता दिखाना भक्ति मूवमेंट के रास्ते से, तो बिहार में जहां एक तरफ जो बुद्ध की कर्म भूमि रही है, बुद्ध की जन्मभूमि बिल्कुल लुम्बिनी नेपाल है, लेकिन बुद्ध की कर्म भूमि बिहार थी, मगध का रीजन था। महावीर जैन की, वर्धमान महावीर जैन की जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों बिहार है। और यहां अगर हम थोड़ा और आगे बढ़कर आए तो श्रीमंत शंकर देव, जिन्होंने भक्ति के रास्ते लोगों को एक नया रास्ता दिखाया, देखो सिमिलैरिटी है फिर से, राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिमिलैरिटी ड्रॉ कर सकते हो आप। नेगेटिव में ये फ्लड वाला बेचारा एक इशू हमारा, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ऐसे एक्सप्लेन किया, और आसाम उसमें एक ताज की तरह एक्ट करता है, एक क्राउन की तरह एक्ट करता है। इंपॉर्टेंट तो है पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अगर हम बात करें कि एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा स्टेट जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर सके, दैट वुड बी आसाम। अपने नेचुरल ब्यूटी से लेकर, नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ कल्चरल डाइवर्सिटी भी दिखाना। कल्चरल डाइवर्सिटी चाहे वो क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस सैट्रिया से दिखाने के बाद हो, या फिर कल्चरल डाइवर्सिटी एक पॉपुलर फोक डांस बिहू से दिखाने के बाद हो। कल्चरल डाइवर्सिटी चाहे श्रीमंत शंकर देव के लेसन से, उनके मैसेजेस से दिखाने के बाद हो, या कल्चरल डाइवर्सिटी टेस्टी टेस्टी पिठा लाडू खिलाने से। या जब मैं बना रहा था तुम्हारे लिए ये स्लाइड्स, तो मुझे ये असमित फिश करी याद आ गया, उसका टेस्ट याद आ गया, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया, वो भी बड़ा अच्छा लगता है ना। तो हर टाइप की डाइवर्सिटी है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेचुरल डाइवर्सिटी ही देखने को मिलती है, नेचुरल है, कल्चरल डाइवर्सिटी, एंड दैट्स व्हाई इट्स यूनिक, इसलिए इतना यूनिक है। और साथ में अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, मुद्दे पर क्या है कि आसाम को एक बड़ा ब्लेसिंग ब्रह्मपुत्र जैसे रिवर्स के फॉर्म में भी मिला हुआ है। बिल्कुल अभी ब्लेसिंग है। ब्रह्मपुत्र शुड बी द लाइफ लाइन ऑफ आसाम, इट शुड नॉट बी द सोरो ऑफ आसाम। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ना, इट शुड बी लाइफ लाइन, ये लाइफ लाइन होनी चाहिए, इट शुड बी लाइफ लाइन। द माइटी ब्रह्मपुत्र शुड बी लाइफ लाइन। हालांकि थोड़ा दिक्कत हो रही है, उल्टा हो रहा है, इसी चीज को हमको सही करना है। ये एक्चुअली में हो क्या गया है, थ्रेट। एक टाइम था गाइस जब पहला फ्लड आता था ना, तो लोग उस फ्लड को भी सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि फ्लड के आने के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हैं। इसी सेशन में मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, एग्जामिनेशन में भी काम आएगा, तुम्हारे नॉलेज के लिए भी कि अच्छा फ्लड के पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र, बराक जैसे रिवर और 50 से ज्यादा इनकी ट्रिब्यूटरीज, ये एक ब्लेसिंग है, लेकिन वो ब्लेसिंग आजकल थ्रेट बन गया, बून बेन में कन्वर्ट हो गया। क्यों बून बेन में कन्वर्ट हो गया? क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र, बराक जैसे रिवर्स इतना सारा जो पानी कैरी कर रही हैं, जो वाटर कैरी कर रही हैं, उसके वजह से हमको फ्रीक्वेंट फ्लड का सामना करना पड़ता है, जो कि आज के हमारे सेशन का टॉपिक भी है, फ्लड्स। नेशनल कमीशन ऑफ फ्लड जो है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, देखो वो भी मैंने यहाँ तुम्हारे लिए लिखा है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, नेशनल फ्लड कमीशन, उसके अकॉर्डिंग ना 39% एरिया ऑफ आसाम फ्लड प्रोन है। काफी बड़ी बात है, 39% की हम बात कर रहे हैं ना, 39%। देखो जरा, एक मिनट, चलिए यही तुम्हारे लिए लिखते हैं। अगर हम आसाम में फ्लड प्रोन एरिया की बात करें, मतलब जो फ्लड से अफेक्टेड है, जहां फ्लड का डेंजर है, वो है 39% ऑफ टोटल एरिया। जबकि हमारा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग बोलता है कि भैया नेशनल एवरेज जो है फ्लड प्रोन एरिया का, नेशनल एवरेज है 10%। दूसरा कलर, नेशनल एवरेज 10.2% ऐसा है। इसका मतलब कितना गुना हो गया ये? अराउंड 4 टाइम्स है, अराउंड 4 टाइम्स। इसके वजह से इतनी परेशानी होती है कि एक साल में 3000 करोड़ का लॉस हो जाता है आसाम में फ्लड आने से। नेशनल एवरेज 10% है फ्लड प्रोन एरिया का, मतलब नेशन में जो हमारी पूरी इंडिया की टेरिटोरी है, जो पूरा एरिया है, उसका 10% एवरेजली फ्लड से अफेक्टेड है। यहाँ आसाम का 39%, मतलब 4 गुना डायरेक्ट फ्लड से अफेक्टेड है। तो सोच सकते हो फ्लड कितनी बड़ी इश्यू है यहाँ के लिए। इस वजह से इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, इसको समझना जरूरी है, राइट। चलिए
तो हमारे आज के सेशन में हम करेंगे क्या, हम देखेंगे वही कॉज इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन कि ये ब्रह्मपुत्रा बराक इसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो ट्रिब्यूटरीज ब्लेसिंग नहीं होकर, लाइफलाइन नहीं होकर एक थ्रेट का काम कर रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या उससे इफेक्ट होता है, क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, से आगे आओ। स्टार्ट करने से पहले एक सिविल इंजीनियर का एक कोट, जितने भी सिविल इंजीनियर अभी ये देखेंगे सेशन वो बड़े खुश हो जाएंगे। चार्ल्स एलिट जूनियर का। चार्ल्स एलिट जूनियर क्या है मेरे सिविल इंजीनियर्स, ये एक अमेरिकन सिविल इंजीनियर है जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था अमेरिका में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बनाने में, कैनल्स बनाने में, डैम्स वगैरह बनाने में। लेकिन उन्होंने बड़े केयरफुल्ली उस चीज को फ्रेम किया था, जो प्लानिंग की थी ना बहुत केयरफुल्ली की थी, क्योंकि ही वॉज नॉट कंप्लीटली इन फेवर ऑफ मेकिंग इम्बैंकमेंट्स एंड डैम्स। रिवर के साइड में जो हम इम्बैंकमेंट बना देते हैं ना, डैम्स बनाते हैं, उसके फेवर में ये कंप्लीटली नहीं थे। एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट मुझे मिला इनसे रिलेटेड, इन्होंने बोला कि इम्बैंकमेंट्स कन्फाइन रिवर। बिल्कुल सही बात है, इम्बैंकमेंट देखो करते क्या है, ये रिवर है सपोज, ये माइटी ब्रह्मपुत्रा रिवर, हमने इसके चारों तरफ ऐसे इम्बैंकमेंट, इसके एक साइड में एक बैंक पर ऐसे इम्बैंकमेंट बना दिया, एक दीवार बना दी, एक वॉल बना दिया इसके एक बैंक पर, दूसरे बैंक पर भी बना सकते, मान लो एक साइड बनाया। इससे ना फायदा नहीं होता है। एलिट साहब ने बोला, चार्ल्स एलिट जूनियर ने बोला कि इम्बैंकमेंट्स कन्फाइन रिवर, ऊपर से आप ब्रह्मपुत्रा जैसे माइटी रिवर को कन्फाइन करने का, उसको टेम करने का, लगाम लगाने की कोशिश करोगे तो फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे रिवर जो है ना उसका हाइट बढ़ते जाएगा, हाइट बढ़ेगा, क्योंकि सिल्ट जमा होता है रिवर बेड में, हाइट बढ़ते जाएगा, हाइट बढ़ेगा, साथ साथ रिवर की फ्लो होने की स्पीड बढ़ेगी। तो एक रोज ऐसा आएगा जब इम्बैंकमेंट को तोड़कर, डैम वगैरह को तोड़कर रिवर जो है ना सीधे जहां पे इंसान रह रहे हैं, जहां जानवर रह रहे हैं, उस एरिया में आ जाएगा और वो फ्लड होगा, डिवास्टेटिंग फ्लड। ये कोट याद रखना चार्ल्स एलिट जूनियर का, इम्बैंकमेंट्स कन्फाइन रिवर्स एंड कॉज देम टू राइज हायर एंड फ्लो फास्ट। सिंपल सा कोट है, याद रहेगा, नाम याद रखिएगा ये वाला, चार्ल्स एलिट जूनियर, अमेरिकन सिविल इंजीनियर। चलिए, तो अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं क्या क्या फैक्टर्स है, क्या रीजंस है फ्लड के पीछे। जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स तुम्हें आंसर लिखने के लिए चाहिए, एमसीक्यू बनाने के लिए चाहिए, सब मैंने मेंशन कर दिया है। हर किसी को हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो सेपरेट है। अगर हम हेवी रेनफॉल की बात कर रहे हैं तो वो भी क्लाइमेट चेंज से कनेक्टेड है। हम इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पर रिवर डायनेमिक्स को अफेक्ट कर रहा है। हम जियो एनवायरमेंटल सेटिंग्स की बात कर रहे हैं, वो डिफोरेस्टेशन से कनेक्ट हो जाएगा। हर फैक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये मैं समझाऊंगा तुम्हें, तुमको टेंशन नहीं लेना है। स्टार्ट करते हैं चलो हेवी रेनफॉल से। हेवी रेनफॉल से स्टार्ट किया, यहां देखिए गाइज, हर पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा, परेशान नहीं होना। आसाम में एवरेज रेनफॉल की बात करें ना तो अराउंड 200 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होता है। एवरेज रेनफॉल इन आसाम अराउंड 200 सेंटीमीटर, जो कि आसाम के कुछ रीजन में ज्यादा भी हो सकता है। 200 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, स्पेशली जब मानसून ज्यादा है स्ट्रॉन्ग। अब 200 सेंटीमीटर के वजह से काफी अमाउंट में प्रेसिपिटेशन होगा, काफी अमाउंट में बारिश होगी। और ये तो आसाम की बात कर रहे हैं। अब इसके साथ जोड़ लो, इसके साथ क्या जोड़ लो, रेनफॉल इन एडजॉइनिंग स्टेट्स। बगल में क्या क्या है आसाम के नेबर में, अरुणाचल प्रदेश, चलो और मेघालय ले लेते हैं। यहां भी रेनफॉल अच्छे एबंडेंस अमाउंट में होता है, ठीक ठाक होता है। तो इन रीजन्स में एक यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशन आसाम का है कि ऊपर नॉर्थ के साइड में, नॉर्थ ईस्ट के साइड में अरुणाचल, नीचे इधर सदर्न साइड में मेघालय, दोनों साइड में रेनफॉल, और आसाम में भी रेनफॉल का जो प्रोपोर्शन है रेनफॉल का वो काफी अच्छा है। इतनी ज्यादा हेवी रेनफॉल से एक बॉल लिया हमने, उस बॉल में पहले से थोड़ा पानी है, मतलब ये रिवर हो गई ब्रह्मपुत्रा, बराक, लोहित, बाकी ट्रिब्यूटरीज, ऊपर से रेनफॉल हो रहा है, आसपास के स्टेट से पानी आ रहा है, कहाँ जाएगा वो एक्सेस रेन, फ्लड बनकर आएगा। एक फैक्टर हो गया हेवी रेनफॉल की वजह से फ्लड होना, ठीक है।
और ये ब्रह्मपुत्रा, बराक और उनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिब्यूटरीज का नाम मेंशन किया है, जैसे सुबनसरी है, जियाधल है, जिया भराली है। तुम एक काम करोगे, तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, एक टास्क है तुम्हारे लिए। हमेशा बोलता हूं मैं कि मैप लो और ट्रिब्यूटरी जो है ऑफ ब्रह्मपुत्रा उसको स्टडी करो कि कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कहां से फ्लो करती है, किस नेशनल पार्क से फ्लो करती है, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से फ्लो करती है, ये तुमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, करवाऊंगा एक सेशन ज्योग्राफी का, वो भी मैप के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट है मैप वर्क। देख ही रहे हो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपीएससी में भी, एपीएससी में, हर जगह, हर एग्जाम में आएगा तुमको मैप वर्क वाला क्वेश्चन। तो इतना हेवी रेनफॉल जो आसाम में और आसाम के एडजॉइनिंग स्टेट में, जिसके वजह से फ्लड आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब ये तो एक नेचुरल रीजन हो गया, इसको दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर से कनेक्ट करना। दूसरे फैक्टर पे आ जाओ, यूनिक रिवर डायनामिक्स। हेडिंग भी केयरफुल्ली बनाओ, जो हेडिंग में बना के दिया हूं तुमको याद रखो। यूनिक रिवर डायनेमिक्स क्या है? तुम बोलोगे कि सर ये रिवर डायनेमिक्स से क्या मतलब हुआ? तो चलो हम ब्रह्मपुत्रा की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्रा, बाकी सारे रिवर जो है वो फीमेल है, ये पुत्रा है, पुत्र, इसलिए ज्यादा उतावला है नहीं। माइटी ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर का ओरिजिन कहां से हो रहा है गाइज? ओरिजिन हो रहा है ईस्टर्न हिमालय से। ईस्टर्न हिमालय से जब ये चाइना में फ्लो कर रहा है तो यहाँ ड्राई रीजन में फ्लो करता है, ऑलमोस्ट ये रीजन ड्राई ही रहता है, एंड काफी ज्यादा सिल्ट सेडिमेंट अपने साथ कैरी करके ब्रह्मपुत्रा रिवर लाती है। यहां ऐसे टर्न लेके जब इंडिया में एंटर करती है, आसाम से क्रॉस करती है, तो पहले से रिवर बेड में, मतलब रिवर में बहुत ज्यादा सेडिमेंट रहता है, काफी ज्यादा सिल्ट रहता है। अगेन वो बॉल वाला एग्जांपल हो, एक कटोरा है, उस कटोरे में पानी है, पानी तुमने फिक्स रखा है, चलो अभी हम रेनफॉल हटा दे रहे हैं, हालांकि जब एक्सेस रेनफॉल होगा तो फ्लड होगा ही, भर जाएगा, उस बॉल से बाहर आ जाएगा। अभी फिलहाल हमने बॉल में पानी फिक्स रखा है, लेकिन तुम उसमें थोड़ा सा रेत डाल दो, सैंड डाल दो, कुछ गारे डाल दो, गिट्टी डाल दो, स्टोन्स डाल दो, थोड़ा सा राइस डाल दो, व्हीट डाल दो, मेज डाल दो, मतलब सेडिमेंट ऐड करते जाओ। देखना पानी तुम नहीं भी ऐड करोगे ना, धीरे 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 वाटर लेवल बढ़ेगा, पानी कटोरे से बाहर आ जाएगा। यह है यूनिक रिवर डायनेमिक्स ब्रह्मपुत्रा रिवर का। इतना ज्यादा सेडिमेंट ये कैरी करते हुए आता है कि इसका जो बेड है ना, रिवर बेड जो है उसका, रिवर जो वाटर है रिवर बेड में सिल्ट होने की वजह से हमेशा हाइट इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज हो रहा है तो हम ड्रेजिंग नहीं करेंगे, अब इस फैक्टर के वजह से हाइट इंक्रीज हो रहा है तो वो फ्लड बन के बाहर आएगा, नए नए चैनल्स बनाएगा, स्प्रेड करेगा अपने आप को। तो अगर हम रिवर ड्रेजिंग नहीं करेंगे, वो एक सॉल्यूशन है, आगे सॉल्यूशन में देखना, अगर हम सिल्ट नहीं निकालेंगे तो ऑब्वियसली हाइट बढ़ते जाएगा, वो फ्लड बन के बाहर आना ही है। कितना इम्बैंकमेंट से रोक लोगे? धीरे 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 बढ़ते जाएगा, इम्बैंकमेंट क्रॉस करके आएगा। दैट इज द यूनिक रिवर डायनेमिक्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये यूनिक रिवर डायनेमिक्स है ब्रह्मपुत्रा रिवर का। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इसी में समझो इसको अच्छे से। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर सिल्ट कैरी करते हुए आ रही है, सेडिमेंट है, वेरी हाई लोड ऑफ सेडिमेंट, काफी ज्यादा सेडिमेंट कैरी करते हुए। अब ये इतना सेडिमेंट कैरी करके आने की वजह से क्या होता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर ना पहले स्प्लिट होती है ऐसे डिफरेंट चैनल्स में, स्प्लिट होने के बाद फिर मर्ज होती है, फिर स्प्लिट होती है, फिर मर्ज होती है। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्रेडेड चैनल। यहां जो मैंने पॉइंट लिखा है, ब्रेडेड चैनल, समझाया भी तुमको अच्छे से। दिस मीन्स द रिवर स्प्लिट्स इनटू मल्टीपल चैनल्स, पहले मल्टीपल चैनल्स में स्प्लिट होना, देन रिज्वाइन, फिर उसके बाद स्प्लिट होना, फिर रिज्वाइन होना। इससे क्या होगा, रिवर का जो विड्थ है वो विड्थ बढ़ता जाएगा, ये समझना था। दिस लेड टू इंक्रीज इन विड्थ। और गाइज एक पॉइंट याद रखिए, हर साल अराउंड 5 किलोमीटर इंक्रीज इन विड्थ ऑफ रिवर।
रिवर के विड्थ में हर साल लगभग 5 किलोमीटर का, ब्रह्मपुत्रा रिवर के विड्थ में हर साल लगभग 5 किलोमीटर का इंक्रीज हो रहा है, ये ब्रेडेड चैनल बनवाने की वजह से। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलॉजी होने की वजह से ब्रेडेड चैनल बनवाना, एक यूनिक रिवर डायनेमिक्स के वजह से ब्रह्मपुत्रा रिवर बिकम प्रोन टू फ्लड इसके वजह से आते हैं। इसको क्लाइमेट चेंज से भी कनेक्ट कर देंगे आगे जाके। कैसे क्लाइमेट चेंज से? कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब यह ईस्टर्न हिमालय पे आ रहा है, ग्लेशियर से निकल कर आने वाली रिवर है, पेरेनियल रिवर है, जहां पे हर साल के पूरे 12 महीने पानी रहता है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो जो बर्फ है, जो आइस है, वो काफी फास्ट मेल्ट होगा। इधर से रेनफॉल आ गया, तो ग्लेशियल मेल्ट और साथ में रेनफॉल। ये देखो, यूनिक रिवर डायनेमिक्स समझाने के लिए एक और पॉइंट, ग्लेशियल मेल्ट प्लस रेनफॉल, एक्सेस रेनफॉल ऑफ प्री एंड मॉनसून रीजन, प्री मॉनसून एंड मॉनसून रीजन, क्या होगा? हाई लोड ऑफ वाटर, और हाई लोड ऑफ वाटर से क्या होगा? फ्लड। समझ में आ गया ये पॉइंट? सेडिमेंट कैसे ज्यादा कैरी करता है, उससे ब्रेडेड चैनल कैसे बनता है, और क्या कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलॉजी हो गई। ठीक है से, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यूनिक जियो एनवायरमेंटल सेटिंग्स। अब तुम बोलोगे कि सर ये जियो एनवायरमेंटल सेटिंग्स आप कहां से लेकर आ रहे हैं, ये क्या है? जियो एनवायरमेंटल सेटिंग्स क्या है, ये पॉइंट को भी समझते हैं। आसाम जो है, आसाम है ऑन द बाउंड्री ऑफ, यहां 2 प्लेट के नाम मैंने मेंशन किए हैं, बाउंड्री ऑफ इंडियन प्लेट एंड बाउंड्री ऑफ यूरेशियन प्लेट। ऊपर हो गया यूरेशियन प्लेट, नीचे इंडियन प्लेट, और इसके सबडक्शन वाले पॉइंट पे आसाम है यहां पर। मतलब ये है यूरेशियन प्लेट, इसको हमने यूरेशियन प्लेट नाम दिया, यूरेशियन प्लेट है। यहां हो गया इंडियन प्लेट। ज्योग्राफी में अगर प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़े हो तो समझ में आएगा, अदरवाइज क्लास का वेट कर लो, प्लेट टेक्टोनिक्स समझना, सिंपली ऐसे अभी देख लो, अभी भी समझ में आएगा। 2 ब्लॉक ले लिए तुमने, 2 ब्लॉक ले लिया, चलो ये देखो, मान लो ये है यूरेशियन प्लेट, ये है इंडियन प्लेट, और यहाँ इसके सबडक्शन पे यहाँ पर है आसाम, यहाँ इस बाउंड्री पे। अब ये इंडियन प्लेट जो है ना, इसके अंदर जा रहा है, इसके वजह से क्या होता है ना, हिमालयन माउंटेन्स का साइज इंक्रीज होता है, हाइट इंक्रीज होता है। लेकिन हाइट इंक्रीज होता है वो हिमालयन माउंटेन्स का, रिवर में क्या फर्क पड़ेगा? रिवर अपना चैनल, अपना जो कोर्स है ना, वो फ्रिक्वेंटली शिफ्ट करेगा। अभी रिवर जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, सिस्मिक एक्टिविटी की वजह से रिवर का कोर्स चेंज हो जाएगा। तो अभी तक यहाँ जो गांव में लोग रह रहे थे, यहाँ जो शहर में रह रहे थे, सबके सब सबमर्ज हो जाएंगे। दैट इज वन फैक्टर, दैट इज वन जियो एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसके वजह से फ्लड होता है। इसलिए सिस्मिक एक्टिविटीज जो हैं, सिस्मिक एक्टिविटीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड फ्लड, ये भी रिस्पॉन्सिबल है फ्लड के लिए। और सिर्फ यही एक सिस्मिक एक्टिविटी नहीं, ये दोनों पॉइंट याद रखना, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, प्रीलिम्स के लिए, और मेंस में ये पॉइंट लिखना है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के सबडक्शन की वजह से। दूसरा क्या, शिलोंग प्लेट्यू जो कि सदर्न पार्ट में पड़ रहा है असम के, और इंडो बर्मा प्लेट्यू जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में या ईस्टर्न पार्ट में पड़ेगा। इस पॉइंट पे असम है, ये भी सिस्मिकली एक्टिव जोन है। अब जब आप सिस्मिकली एक्टिव जोन में रहोगे, तो जो मैंने पॉइंट बोला, बताया कि रिवर कोर्स ऑल्टर होता है, मतलब फ्रीक्वेंटली कभी भी चेंज हो सकता है, सडन चेंज हो सकता है, उसका खतरा तो रहेगा। और रिवर कोर्स अगर सडनली चेंज हुआ तो किसी एक रीजन को पूरी तरह से डुबा देगा। ठीक है, तो ये एक यूनिक जो एनवायरमेंटल सेटिंग है। ब्रह्मपुत्रा जो रिवर्स फ्लो करती हैं, और ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी और आसाम का फ्लड आने का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फैक्टर डिटेल में देखेंगे सबको। नेक्स्ट फैक्टर है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन से कैसे इशू जनरेट होता है, देखो ये ट्री है ना, और जितने भी लार्ज ट्री होंगे ना, वो अपने रूट से लैंड को काफी, सॉइल को काफी स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं। सॉइल को स्ट्रांगली होल्ड किया तो मान लो अगर रिवर ने अपना जो कोर्स है, जो रिवर के फ्लो होने का डायरेक्शन है, वो चेंज किया, लार्ज ट्रीज हैं, बड़े बड़े ट्रीज हैं, वो वहां से ना जमीन को हटने नहीं देंगे, लैंड स्लाइड कभी नहीं होगा। बट हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज कट किए जा रहे हैं, कट किए जा रहे हैं।
एक सर्वे बोलता है कि पिछले 2 डिकेड में, मतलब 2001 से लेकर 2020 तक, अराउंड 269 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हम लूज कर चुके हैं 2 डिकेड्स में। इतना ज्यादा 269 हेक्टेयर्स लास्ट 2 डिकेड्स में, जो कि दिल्ली के साइज के लगभग डबल है। केजरीवाल जी बोलेंगे कि देखिए आप तो ट्री बचाते नहीं है तो फ्लड आएगा ही, हालांकि दिल्ली में भी ट्री कुछ खास बच नहीं रहा है। दिल्ली के पूरे एरिया का लगभग डबल साइज हमने पिछले 20 सालों में ट्री लॉस कर दिया है आसाम में। तो जब आप इतने लार्ज लेवल पे डिफोरेस्टेशन करोगे, बारिश ज्यादा होगी तो पूरा का पूरा एरिया बह जाएगा ना। आप हाईवे बनाओ, हाईवे पूरा टूट कर नीचे गिर जाएगा। हाफलॉन्ग में देखा है हमने कितना डिफोरेस्टेशन होता है डिफोरेस्टेशन के वजह से। पूरा रेलवे स्टेशन बह गया था 2022 के फ्लड्स में, 2022 के रेन में, राइट। नेक्स्ट फैक्टर पर हम आते हैं। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? इंक्रोचमेंट एंड अर्बनाइजेशन। अब इंक्रोचमेंट कैसा? इंसान की हमारी आदत ऐसी है कि हम तो जानवरों के घर तक इंक्रोच कर लेते हैं। हमने वेटलैंड्स पे इंक्रोच करके रखा है, चाहे वो बोगी बिल हो, दीपोर बिल हो। हम रिवर बैंक पे घर बनाते जा रहे हैं पॉपुलेशन लोड बढ़ने की वजह से। माइग्रेशन भी इसका एक बड़ा रीजन है कि काफी लार्ज नंबर में लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं पास की कंट्री से, और जगह जब नहीं मिल रहा है तो वो रिवर बैंक पर ही, इवन वैसे रीजन पे जो कि काफी ज्यादा थ्रेट है वहां पर फ्लड आने का, बट मजबूरी में लोग घर बना के रह रहे हैं, वेटलैंड पे मिट्टी डाल के रह रहे हैं। आप अगर इन वेटलैंड्स पे घर बनाओगे, ये वेटलैंड क्या करते हैं ना, ये एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। नेचुरल एब्जॉर्बर है, ऑब्जर्वर नहीं, थोड़ा सही करो इसको, नेचुरल एब्जॉर्बर है, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, एक्सेस वाटर को। आपने उस वेटलैंड्स पे मिट्टी डाल दिया, कहां से एब्जॉर्ब होगा? मुंबई में भी फ्लड आने का वो एक बड़ा रीजन था। आपके इंक्रोचमेंट के वजह से, आपके ज्यादा से ज्यादा कंक्रीट के घर बनाने के वजह से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जनरेट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनेंगे। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से ना रेनफॉल की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मान लो काफी ज्यादा कंक्रीट की बिल्डिंग बनी, पॉपुलेशन बढ़ते गया, तो ऑब्वियसली हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होगा ना तो वो रेनफॉल को अट्रैक्ट करेगा। ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा बारिश हुआ, आपने पहले से ड्रेनेज वगैरह सब फिल कर दिया है, भोरोलू रिवर को नाला बना दिया है, इसमें प्लास्टिक डाल डाल के कचरा भर दिया है, तो फिर क्या होगा? एक तो हीट जनरेट हो रहा है, बारिश ज्यादा हो रही है, ड्रेनेज नेटवर्क खत्म है, वेटलैंड्स खत्म है, लोगों के घर में पानी घुसेगा ही। अर्बन फ्लड का भी एक रीजन बन जाता है। ठीक है, दिए हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये हैं फैक्टर। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक और फैक्टर, क्लाइमेट चेंज। हालांकि क्लाइमेट चेंज को तो पूरा अलग से ही पढ़ना है हमें, अलग से ही पढ़ाऊंगा मैं, बट फिर भी इसके बिना कंप्लीट नहीं होगा। अभी रेमल नाम का साइक्लोन आया था ना, और पिछले 10 सालों में तुम देखना, 10 साल से जब से तुम लोग को समझ में आ रही हैं चीजें, या तैयारी तो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया तुमने, पिछले 10 साल का जब से स्कूल कॉलेजेस में थे, ये जितने भी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ना, उनकी इंटेंसिटी काफी बढ़ गई है। हर साल 4 नए तरीके का साइक्लोन देखते हैं जिससे इंडिया अफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये सारे फैक्टर्स, अभी मैंने क्या कौन सा तुमको दिखाया था, ये था वो माइंड मैप, ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसके वजह से फ्लड का सिचुएशन आसाम में ना सिर्फ बना रहता है बल्कि साल दर साल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप डिफोरेस्टेशन बढ़ा रहे हो, फ्लड के चांस बढ़ रहे हैं। रिवर डायनेमिक्स में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, आप ड्रेजिंग नहीं कर रहे हो, फ्लड के चांसेस बढ़ रहे हैं। आप इंक्रोचमेंट अर्बनाइजेशन तो रोकते नहीं हो, गवर्नमेंट इन पे वर्क नहीं करती है, फ्लड के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता जा रहा है, फ्लड की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। क्लियर है ये सारे फैक्टर्स? जहां पर भी डाउट हो एक बार फिर से वीडियो को देखना, नहीं दिक्कत हो तो मेरे से पूछना। अब हम इंपैक्ट पर आते हैं कि क्या क्या एडवर्स इंपैक्ट है। तुम बोलोगे कि सर सिर्फ आपने एडवर्स इंपैक्ट क्यों लिखा, क्या इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हैं फ्लड के? हाँ, पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, वो भी मैं तुमको दिखाऊंगा। पहले एडवर्स इंपैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंपैक्ट्स कम हैं, ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किए जाते, एडवर्स इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, काफी डिवास्टेटिंग होता है। सबसे पहले तो लॉस ऑफ लाइफ। जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि हर साल 50 लोग ऑन एन एवरेज फ्लड के वजह से अपनी जान गंवाते हैं, और सिर्फ ह्यूमन लाइफ नहीं, ये बेचारे एनिमल्स भी। काजीरंगा फॉरेस्ट का सीन है, ये क्यूट से राइनो जो हैं, इनको पानी पसंद है, लेकिन पानी पसंद है, इतना पानी नहीं पसंद है कि पूरे काजीरंगा में पानी भर गया, इनके लिए जो हाई रीजन है ना ये भी खत्म हो जाता है। 500 से ज्यादा एनिमल मारे गए हैं 2022 के फ्लड के टाइम में।
इस तरह से डूब रहे हैं। कई ऐसे फोटोज तुमको इंटरनेट पे मिलेंगे, सिर्फ फोटोज क्या दिखाऊं मैं, ह्यूमन ही नहीं एनिमल लाइफ का भी लॉस हो रहा है। उनके नंबर्स तो कहीं इग्नोर हो जाते हैं, 300 400 500, जिनके नंबर खुद लिमिट है 1000 में है, उनके लिए 300 भी अगर एनिमल्स का लॉस हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। हैबिटेट लॉस होता है, जैसे अभी मैंने इन जानवरों का हैबिटेट दिखाया कि इनके हैबिटेट में भी फ्लड के वजह से ये खत्म हो रहे हैं, इनके लाइफ पर थ्रेट है। ह्यूमन का भी, लोगों को अपना पूरा बोरिया बिस्तर समेट के, पूरा घर समेट के निकलना पड़ता है। जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने इमेज यूज किया था उसमें वही था ना, लोगों का घर डूबा हुआ है, लोग नाव से बाहर जा रहे हैं, घर में कुछ बचा नहीं। डेटर्स फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी कैसे खराब हो रही है? अब हमारी फसल खड़ी है, कटने को रेडी है, या हमने कल्टीवेशन स्टार्ट किया है, फ्लड आ गया, सब खत्म। अब वो सिर्फ उस सीजन के लिए खत्म नहीं हुआ, फ्लड के आने की वजह से क्या हुआ, सैंड बिछ गया, सिल्ट बिछ गया। हाँ, एक पॉजिटिव पॉइंट है कि प्रोडक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज हो सकती है, बट डिपेंड करेगा कि सिल्ट किस नेचर का है, सेडिमेंट किस नेचर का है। प्रोडक्टिविटी को खत्म भी कर सकता है हमेशा के लिए, अगर फर्टाइल सिल्ट सेडिमेंट नहीं आया था, नहीं आया तो फूड सिक्योरिटी का भी थ्रेट क्रिएट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज, स्कूल, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल सब बर्बाद हो जाते हैं। हाईवेज बनाती है सरकार इतने पैसे खर्च करके, टोल टैक्स वसूल के हमसे, पूरा का पूरा हाईवे लैंडस्लाइड के वजह से, फ्लड के वजह से जो होता है बह जाता है। हेल्थ हैजार्ड, हेल्थ हैजार्ड भी एक पॉइंट है, हर फैक्टर्स को सोच कर लिखना है, तब आंसर तुम्हारा बेटर होगा। हेल्थ हैजार्ड कैसे? तो फ्लड की वजह से ना, एक तो क्या होता है कि जब फ्लड आता है तो वाटर बोर्न डिजीज, अब क्लीन वाटर आपको पीने के लिए तो मिलेगा नहीं, तो कॉलरा, डिसेंट्री जैसी डिजीज होती हैं। और उसके बाद ना फ्लड का पानी कई बार जमा रह जाता है, तो ऑल्सो स्टैंडिंग स्टेगनेंट फ्लड वाटर, इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से मलेरिया होगा, इसके वजह से डेंगू होगा, जिससे आपको गुड नाइट भी नहीं बचा पाता है। तो शुरू में पहले हमको क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, नो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, तो हम डिसेंट्री और डायरिया की वजह से परेशान है। उसके बाद जब पानी जमा हो गया, स्टेगनेंट हो गया, उससे बदबू आने लगी, हम डेंगू मलेरिया से परेशान है। हेल्थ हैजार्ड भी ओरिजिनेट हो रहा है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट तो होता ही है, सिल्ट जमा हो जाने की वजह से एग्रीकल्चरल लैंड खत्म हो जाते हैं, काजीरंगा जैसे नेशनल पार्क को थ्रेट हो रहा है। कभी कहा जाता था कि फ्लड इज अ लाइफलाइन फॉर नेशनल पार्क, फ्लड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफलाइन फॉर काजीरंगा नेशनल पार्क एज वेल, बट आज उसके लिए थ्रेट बन गया है। जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम के लिए लाइफलाइन होनी चाहिए थी बस, बट थ्रेट बन चुका है, वही बात यहाँ पर। दीज आर द एडवर्स इंपैक्ट, ये एडवर्स इंपैक्ट है। अब थोड़े पॉजिटिव इंपैक्ट भी देख लेते हैं कि पॉजिटिव इंपैक्ट साथ में क्या है। पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं फिशरीज को सपोर्ट, मछली खाने वालों जिनको मछली बड़ी पसंद है, जब बारिश का सीजन होता है ना, उस टाइम में फिशेस काफी मिलने लगते हैं, हालांकि केयरफुली ध्यान रख के खाना, उस टाइम में खराब मछली भी मिलती है। फ्लड वाटर वाला अगर आप फिशेस खाओगे तो उससे डायरिया हो सकता है ना, तो केयरफुली हमको फ्रेश वाटर का ही फिशेस कंज्यूम करना चाहिए, फिश खाना चाहिए। बट हाँ, अब जब फ्लड होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी जब आसपास के पॉन्ड में घुसेगा, या जैसे मैंने यहाँ काजीरंगा का एग्जाम्पल दिया है, मानस का एग्जाम्पल लिख सकते हो, जब उस रीजन में ब्रह्मपुत्र का पानी आएगा तो साथ में फिशेस भी आएंगी, जिससे कि जो फिशरीज है, फिश की जो प्रॉक्सिमिटी है, उनका पॉपुलेशन है वो उस रीजन में बढ़ेगा, तो जो एनिमल्स उस रीजन में रह रहे हैं उनके लिए भी नेचुरली फूड बन गया। और जिन पॉन्ड से फिशेस खत्म हो गई थी और बाकी वैसे ऑर्गेनिजम्स खत्म हो गए थे, वो फिर से रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट। दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेचुरल वे ऑफ एनरिचिंग द सॉइल। तुम बोलोगे सर ये नेचुरल वे ऑफ एनरिचिंग द सॉइल क्या है? तो ये है फर्टाइल सेडिमेंट। हम कहते हैं ना कि गंगा यमुना, इनका जो बैंक है, या गंगा यमुना वाला जो प्लेन है, वो काफी फर्टाइल है। क्यों फर्टाइल है? क्योंकि फर्टाइल सेडिमेंट आता है, वो फर्टाइल सेडिमेंट फ्लड के वजह से बिछ जाता है, प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी होती है। बट यस, ये डिपेंड करता है कि सेडिमेंट किस नेचर का आ रहा है ना, इसलिए हमने उसको एडवर्स इंपैक्ट में भी लिखा था लास्ट वाले स्लाइड में, और यहाँ पे पॉजिटिव में भी लिख रहे हैं। एक और साथ में क्या, एक और पॉजिटिव इंपैक्ट क्या, कि जो एक्वीफर्स हैं, मतलब सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, इसको भी वापस से रिप्लेस कर देता है, फ्रेश वाटर के सोर्स को।
काफी जरूरी है। फ्रेश वाटर का वैसे भी हम लोग काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। दिल्ली में पानी की दिक्कत है, केजरीवाल जी तो जेल में हैं, उनके पार्टी के सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा बवाल मचा हुआ है। तो ये पॉलिटिशियन आपस में लड़ते रहते हैं, परेशान हम इंसान होते हैं। किसी ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। दिल्ली में जब मैं रह रहा था तब भी हमने प्रॉब्लम देखी थी 10 साल पहले, आज 10 साल बाद भी यही प्रॉब्लम है, कोई सॉल्व नहीं करता है। कम से कम बाढ़ आके थोड़ा वो तो सही हो रहा है कि कम जो अंडरग्राउंड एक्विफर्स हैं फ्रेश वाटर के सोर्स वो रिप्लेस हो जाते हैं, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। और थोड़ा इकोसिस्टम का रिन्यूअल होना, ऐसे काजीरंगा जैसे इकोसिस्टम, मानस जैसे इकोसिस्टम, या कोई भी फॉरेस्ट रीजन का इकोसिस्टम का पार्ट फॉरेस्ट रीजन हो गया, पॉन्ड्स हो गए, उसका रिन्यूअल हो जाता है, ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट साथ में, इसको भी काउंट कर सकते हो। ये कुछ ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, बट फ्लड अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के लिए नहीं जाना जाता है, फ्लड जाना जाता है अपने डिवास्टेटिंग, अपने नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए। नाउ अब हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल क्या है। कंट्रोल कैसे करेंगे? इंडिपेंडेंस के बाद से ही फ्लड को कंट्रोल करना हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इशू था, इसलिए 1954 से ही नेशनल पॉलिसी ऑन फ्लड बनाया गया, जिसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। कौन सा 3 पार्ट? इमीडिएट मेजर्स। इमीडिएट मेजर्स जैसे कि फ्लड आ गया तो सबसे पहले क्या है कि लोगों को वहां से इवैक्यूएट करो, हाईलैंड्स पे शिफ्ट करो, जो भी इमरजेंसी प्रोविजन अप्लाई किए जा सकते हैं इमरजेंसी प्रोविजन अप्लाई करो। इंटरमीडिएट मेजर्स क्या, अब शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या हो गया? शॉर्ट टर्म मेजर्स या इंटरमीडिएट मेजर्स क्या हो गया कि आप एम्बैंकमेंट्स बना रहे हैं, हालांकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इसलिए शॉर्ट टर्म मेजर में लिखा है। और परमानेंट या लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या हो गया कि आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, आप सेंडाई फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। पढ़ाऊंगा मैं सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर मैनेजमेंट में, सेंडाई फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो इमीडिएट मेजर्स, रिलीफ प्रोवाइड करना, इवैक्यूएशन करवाना, बाकी इमरजेंसी मेजर से इंप्लीमेंट करना, इस तरह से 3 पार्ट में कर नेशनल पॉलिसी ऑन फ्लड को फॉर्म किया गया है। याद रखो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस यहां से बनेंगे तुम्हारे लिए। देन उसके बाद फिर क्या किया गया? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, मतलब जो मैंने तुम्हें बोला नेशनल फ्लड कमीशन, जिसका डाटा था जो बोल रहा था कि 39% एरिया आसाम का फ्लड प्रोन है, 39% फ्लड प्रोन है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का फॉर्मेशन होता है और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1980 में। 1980 में इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने सबसे पहले क्या किया? आइडेंटिफाई किया फ्लड अफेक्टेड एरियाज का, कि भैया ये आसाम हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, इन रीजन्स में फ्लड काफी होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने डाटा कलेक्शन किया कि इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स को, ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग। एंड साथ में ये भी बोला कि स्टेट्स को ना स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन बनाने होंगे, लेजिस्लेशन बनाने होंगे कि वेटलैंड्स में इंक्रोचमेंट नहीं हो, लेजिस्लेशन बनाने होंगे कि रिवर्स के पास जो इल प्लान्ड होते हैं या इलीगल सेटलमेंट होते हैं वो इलीगल सेटलमेंट बने, लेजिस्लेशन बनाने होंगे कि अगर इम्बैंकमेंट और डैम बना रहे हैं तो प्रॉपर बनाए। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट तुमको बताता हूं, मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। क्या है इंटरेस्टिंग पॉइंट? डिब्रूगढ़ और पतलगांव, यहां पे जो इम्बैंकमेंट्स है ये काफी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, हाई इम्बैंकमेंट्स है। जिसकी वजह से डिब्रूगढ़ तो प्रोटेक्ट हो जाता है, लेकिन जब पतलगांव वाला रीजन आता है यहाँ पे इम्बैंकमेंट्स एब्सेंट है, या फिर यहाँ जो इम्बैंकमेंट्स बने हुए हैं वो इम्बैंकमेंट्स प्रॉपर नहीं है। तो अब ये ऐसा इम्प्रॉपर स्टेट ने इंप्लीमेंट करके रखा है, यहाँ के लोग तो बच गए बट यहाँ के लोग को पूरा फ्यूरी फ्लड का झेलना पड़ता है, डूब रहे हैं लोग। सो यहाँ पर बोला था राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने कि आप अपने लेजिस्लेटिव मेजर्स भी सही करिए, आप इस एक्शंस भी स्ट्रिक्ट लीजिए। 1980 में ये बना था। फिर 20 साल के बाद रियलाइज हुआ, सरकार की नींद खुली, सरकार ने एक कमेटी बना दी। कमेटी बनाने में हमको बड़ा मजा आता है और हम यूपीएससी के क्वेश्चन बना देते हैं उससे। कमेटी का नाम है रंगचारी कमेटी। रंगचारी कमेटी नाम याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी ना कभी तुमसे पूछने वाला है ये। रंगचारी कमेटी बनी थी किस चीज के लिए? रंगचारी कमेटी बनी थी टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस, टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन फ्लड और नेशनल फ्लड कमीशन के रिकमेंडेशंस को, कि नेशनल फ्लड कमीशन ने, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने क्या रिकमेंडेशन दिया था, उस पर कितना काम हुआ है पिछले 20 साल में। कुछ काम नहीं हुआ था,
फ्लड जोनिंग तक प्रॉपरली डिसाइड नहीं किया गया है। नेशनल फ्लड कमीशन ने खुद से तो मार्क किए थे एरिया, हर स्टेट को बोला था कि आप फ्लड जोन को डिमार्केट करिए। रंगचारी कमेटी के रिपोर्ट में यह निकला कि आसाम भी उनमें से एक है कि अपना फ्लड जोन तक प्रॉपरली डिमार्केट नहीं किया है। फ्लड जोनिंग बिल इज एब्सेंट इन आसाम। फ्लड जोनिंग बिल एब्सेंट। रिसेंट डाटा, लेटेस्ट, अभी भी नहीं बनाया, लास्ट ईयर तक तो नहीं बना था। तो रंगचारी कमेटी की रिपोर्ट में हर स्टेट के भेद खुल गए। फिर से बिहार में भी वही हाल है, आसाम बिहार दोनों सिमिलर है, यहाँ भी सिमिलरिटी दिख गई, दोनों के पास फ्लड जोनिंग बिल नहीं बना। मतलब फ्लड एरियाज को अभी तक से जोन वाइज डिवाइड नहीं कर पाए कि इस जोन में इस टाइप के फ्लड के प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे मिटिगेशन के ये मेजर्स होंगे, यहाँ पे वे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, ये डिमार्केट ही नहीं कर पा रहे। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, ब्रह्मपुत्रा रिवर बोर्ड जो है वहां पे कई पोस्ट खाली हैं, उन पोस्ट को भरना होगा, तब तो जाकर ब्रह्मपुत्रा रिवर के वजह से जो फ्लड का इशू आता है उसको एड्रेस कर पाएंगे। सरकार उस पर ध्यान नहीं देती, अलग अलग स्टेट में यही होता है। फिर भी कुछ मिटिगेशन मेजर्स मैंने तुम्हारे लिए प्रेजेंट किए हैं। जैसे एक मिटिगेशन मेजर क्या हुआ कि इंप्रूव्ड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। अगर फोरकास्टिंग सही किया जाए, अर्ली वार्निंग सिस्टम रखा जाए, तो लोगों को कम से कम पहले से बता तो दिया जाएगा कि भैया फ्लड के चांसेस हैं, उनको सही टाइम पे इवैक्यूएट कर लिया जाएगा। जानवरों को भी इवैक्यूएट करने के मेजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे, जिससे ह्यूमन और एनिमल लाइफ का लॉस कम होगा। रिवर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। रिवर मैनेजमेंट मतलब देखो, ये पॉइंट मैंने बोला था ना, रेगुलर ड्रेजिंग करना, क्योंकि उधर हमने एक फैक्टर लिखा था कि यूनिक रिवर सिस्टम के वजह से सिल्ट काफी जमा हो रहा है ब्रह्मपुत्रा में, जो ब्रह्मपुत्रा की सबसे जो जितने भी ट्रिब्यूटरीज है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ब्रेडेड चैनल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, रेगुलर ड्रेजिंग कर सकते हैं। हाँ, एक कॉस्टली ऑप्शन है, बट दैट शुड बी कंसिडर्ड। हम वैसे भी पैसा बाकी फालतू की चीजों में भी बर्बाद करते हैं, ह्यूमन एनिमल लॉस से बचना है, और वैसे भी हजारों करोड़ रुपए तो साल भर का बर्बाद होता है, अराउंड 3000 करोड़ तक का। तो अगर उससे बचना है तो फिर हमको इस पे भी सोचना ही पड़ेगा। अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, अगेन वही देखो, एक फैक्टर क्या था कि डिफॉरेस्टेशन के वजह से फ्लड ज्यादा डिवास्टेटिंग होता है, तो हम नए पेड़ लगाएंगे, डिफॉरेस्टेशन होने से रोकेंगे, मतलब अफॉरेस्टेशन करेंगे, नए पेड़ लगाकर रिफॉरेस्टेशन करेंगे। देन वेटलैंड कंजर्वेशन करेंगे, रमसार कन्वेंशन की पॉलिसीज को, हर चीज देखो दूसरे से कनेक्टेड हो रहा है। यहाँ रमसार कन्वेंशन यूज में आ गया ना, ऊपर मैंने सेंडाई फ्रेमवर्क की बात की थी, ऐसे करके अपना आंसर बेटर बनाया जाता है, ऐसे समझना है तुमको। वेटलैंड को कंजर्व करेंगे ताकि एक्सेस वाटर को वो एब्जॉर्ब कर सके, नेचुरल बफर जोन का काम करता है। अर्बन प्लानिंग करेंगे, ऐसी अर्बन प्लानिंग कि हम भोरोली रिवर को पोल्यूट करें नहीं, भोरोली रिवर ड्रेनेज नहीं बने, हमारा जो अर्बन ड्रेनेज हो वो सस्टेनेबल नेचर का हो, जिससे रिवर भी प्रोटेक्ट रहे, वो ड्रेनेज का काम नहीं करे, ड्रेनेज उसके पैरेलल दूसरे साइड चले, प्रॉपर चले, ना रिवर पॉल्यूट होगा और ना ही एक्सेस रेनफॉल के केस में वो पानी बाहर आकर गुवाहाटी वालों को डुबाएगा या बाकी सिटीज को डुबाएगा। कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच, लोगों को भी अवेयर करना अपने ड्यूटी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। ड्यूटीज के बारे में तो लोग काफी जानते हैं, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं जानते हैं। फ्लड के टाइम में क्या मेजर्स अडॉप्ट किए जाने चाहिए उसके बारे में, यह है कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। जैसे कि चार्ल्स जूनियर ने बताया कि भाई एम्बैंकमेंट इज नॉट ओनली द सॉल्यूशन, एम्बैंकमेंट नॉट द फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर हम ये बना रहे हैं तो कम से कम इसका प्रॉपर फॉर्मेशन करेंगे तब जाके काम आएगा। अगर हम डैम्स बना रहे हैं तो डैम्स का प्रॉपर फॉर्मेशन होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएं जिससे कि ना सिर्फ फ्लड को अवॉइड किया जा सके, फ्लड आने के बाद लॉस कम से कम हो, फ्लड के कंडीशन को विदस्टैंड कर सके, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हाई एरियाज बनाए फ्लड अफेक्टेड रीजन्स में, कि अगर मान लो सडन फ्लड आया तो लोग उस हाई रीजन्स में जाकर अपने आप को बचा सके, जानवरों को भी इवैक्यूएट किया जा सके वहां पर। और साथ ही साथ पॉलिसी एंड गवर्नेंस, मतलब पॉलिसी बनाने का काम करना, नॉट पॉलिटिक्स करने का काम करना। दिल्ली में फ्लड आता है तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस आपस में लड़ने लगती है, तू मैं स्टार्ट हो जाता है, तेरे वजह से, मेरे वजह से नहीं। पॉलिटिक्स होती है, हर जगह वही होता है, आसाम में भी वही, बिहार में भी वही, उड़ीसा में भी वही, इंडिया के बाकी स्टेट में भी वही।
हमको पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है इस चीज में, हमको पॉलिसी की जरूरत है, प्रॉपर पॉलिसीज की, उसके प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की। ये थे गाइज आज के सेशन का, यही पर्पस था, तुमको समझाना कि किस तरह से किन किन रीजंस के वजह से। कंक्लूजन भी मैंने थोड़ा तुम्हारे लिए यहाँ लिख दिया है, वही सारी बातें जो पहले हमने ऊपर अभी करी हैं, उसको कंक्लूड करके शॉर्ट में, कि ये कॉजेस थे, फैक्टर्स हैं जो हमने देखा। नेचुरल फैक्टर भी हैं, कुछ ह्यूमन हमारी गलतियों की वजह से भी फैक्टर्स इंक्रीज हुए हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, इंक्रोचमेंट करना, क्लाइमेट चेंज, उसमें हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं सबसे बड़े। क्या इम्पैक्ट होता है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। साल में अगर 50 लोग फ्लड के वजह से मारे जा रहे हैं, अगर 100, 200, 400 एनिमल्स बेमौत मारे जाते हैं फ्लड के वजह से, जो फ्लड काजीरंगा को, मानस और इसके जैसे बाकी नेशनल पार्क या सेंचुरीज को रिजुविनेट कर सकता था, वो फ्लड उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन गया है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर 3000 करोड़ रुपए हमारे फ्लड पर बर्बाद हो रहे हैं तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज। अगर हमारे पास फूड क्राइसिस ऑरिजिनेट हो रहा है तो बहुत बड़ा चैलेंज। और फिर किस तरह से उसको मिटिगेट कर सकते हैं, क्या फ्लड मैनेजमेंट का प्लान है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। एंड करने के लिए मैं तुमको इस पॉइंट से एंड करूंगा। ये इमेज जहां पे घर डूबा है, ये इमेज जो 2022 का है हाफलोंग रेलवे स्टेशन का, अगर हम ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा हो, तो हमको एक्ट करने सीखना होगा, सही टाइम पे एक्ट करने सीखना होगा। सिर्फ अगर रिएक्ट करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यही पर्पस था आज के सेशन का। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।